सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को जय हिंद। आइए, स्वागत है जेनेटिक सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में। तो इस सीरीज में एपिसोड नंबर 2 को अगर आप देखते हैं तो आपको किन किन क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है, जरा उस पर एक नजर डालते हैं। कैसे? हाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन अ गिवन डीएनए। What is the direction of polynucleotide synthesis? Due to which fact nitrogenous base are present interior of polynucleotide chain of DNA double helix? What is the nature of phosphodiester bond? And given DNA has 20% adenine, then what will be the percentage of cytosine? इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को इस एपिसोड में मिलने वाला है। सो प्लीज पेन और नोटबुक लेकर के बैठ जाएं, मेरे साथ समय दीजिए और आपको सारे क्वेश्चन का जवाब एक एक करके मिल जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं। देखेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती कैसे है। आपके सामने हम 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स दिखाए हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड में 2 चीजें तो बिल्कुल सभी न्यूक्लियोटाइड में बिल्कुल सिमिलर होती, वो क्या होती हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ये सभी में होंगे। डिफर क्या करता है? डिफर करता है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के आधार पर हम इसको डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सी गोनेलिक एसिड, डीऑक्सी थामिडिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड ये बोलते हैं। अब ये चारों न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे? तो देखिए कि न्यूक्लियोटाइड तब बनता है कि जब उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ में जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाए और 5 नंबर के कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्शन करके फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना ले, तब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड बन गया, यहां भी न्यूक्लियोटाइड, यहां भी। अब इसको जोड़ना है हमें, तो होगा क्या कि इसका 3 नंबर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 3 नंबर कार्बन पर, इस फॉस्फेट ग्रुप के एक OH से और इसका OH रिएक्ट करेगा, तो इसका OH रहेगा और फॉस्फेट ग्रुप के OH का H रहेगा। ये दोनों मिलके पानी के रूप में वो बाहर निकल जाएंगे, वाटर के रूप में, तो एक एस्टर बॉन्ड बन गया। फिर दूसरा यहाँ 5 नंबर के कार्बन पर जो उपस्थित OH है उसका OH और फिर फॉस्फेट ग्रुप का OH, इसका H ले लेंगे और इसका OH ले लेंगे, तो दोनों मिला के वाटर मॉलिक्यूल बन जाएंगे और फिर वो भी बाहर निकल जाएगा। इस हिसाब से अपने पास एक एस्टर बॉन्ड ये बना, एक एस्टर बॉन्ड ये बना, तो कुल टोटल कितने हो गए? 2 एस्टर बॉन्ड हो गए। इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये सभी न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे और एक लंबी श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड की तैयार होकर मिलेगी। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के मोनोमर होते हैं जो कि एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का नेचर होता है कोवेलेंट। क्यों कोवेलेंट होता है? क्योंकि इनका जो बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दूसरा चीज है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते समय कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? तो 2 रिएक्शन होते हैं। पहला होता है कंडेंसेशन, फिर होता है पॉलीमराइजेशन। ये 2 रिएक्शन होंगे तब जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का निर्माण होता है या सिंथेसिस होती है। फिर एक चीज और है कि सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रोसीड टू द 3 प्राइम टू 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। इसको ऐसा क्यों कहते हैं? अब यहां देखिए
कि ये 5 नंबर पर जो फास्फेट ग्रुप जुटा हुआ इसका OH फ्री है, ठीक। और यहां देखिए, यहां नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के 3 नंबर, जो इसका जो 3 नंबर इस न्यूक्लियोटाइड के डीऑक्सीराइबोस शुगर का 3 नंबर का जो कार्बन है उसका OH फ्री है। तो 3 नंबर पर फ्री इसलिए 3 प्राइम हो गया। यहाँ 5 नंबर पर फ्री है फास्फेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए हम इसको 5 प्राइम करते हैं। अब ये कहता है कि जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रोसीड हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ तो 5 नंबर पे जुड़ के यहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन ये 3 से 5, 3 से 5, 3 से 5, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसकी प्रोसीडिंग होती है, जो आगे बढ़ता जाता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, वो किस डायरेक्शन में बनता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम के डायरेक्शन में बनता है। अब बात आती है कि हम अगर कोई डीएनए एक लेंथ का दे दे और उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो या ये कहिए कि नाइट्रोजनस बेस के रूप में दिए हुए हैं। अब उसमें अगर पूछ देता है अगर आपसे क्वेश्चन कि हाउ मेनी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्म्ड, या कि कितने इसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट हैं, तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो अपने पास में 2 एग्जाम्पल हमने दिया है, एक है CTAGAG, ठीक है, 5 प्राइम CTAGAG 3 प्राइम। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया है 3 प्राइम GATCT, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेट करके निकालना है कि कितने फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में n-1, वेयर n क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है। तो अब देखिए पहले वाले में कितने नाइट्रोजनस बेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है। इसके अनुसार हम इसका सॉल्यूशन नंबर 1 पहले एग्जाम्पल का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए 2 यहां हम लिख दें कि नंबर ऑफ पीडी क्या है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, पीडीबी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होंगे, या हम पीडी क्यों रहने दें, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, आप इसको समझ लीजिएगा। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड का इक्वल टू होता है 2, अब n क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए 6। अब 6 माइनस 1, तो अब देखिए 2 इंटू 5 आ गया, तो टोटल फास्फोडाइस्टर बनेंगे कितने, 10 बनेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये केवल एक स्ट्रैंड का दिया है। जब भी आप फास्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालेंगे तो डीएनए का निकालिए, डीएनए का दे रहा था, डीएनए का मतलब हो गया कि एक ही स्ट्रैंड को दिया हुआ है। अब 2 स्ट्रैंड हो गए हैं, उसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी होगा, तो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड आपको मालूम है कि क्या होगा, यहाँ पर ये होगा 3 प्राइम होगा, और ये हो जाएगा आपका G, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा T, ये हो जाएगा C, और ये हो जाएगा 5 प्राइम, ठीक है। अब ये डीएनए का ये स्ट्रक्चर हो गया। तो अब आप देखिए 5 तो इधर है, 5 इधर हैं, तो टोटल कितने हैं, 10। तो इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, केवल एक ही दिया हुआ है, तो 2 अब नाइट्रोजनस बेस ही नहीं है, और उसमें से 1 घटाइए और फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और टोटल नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको मिल जाएंगे। ये सवाल पूछा गया है।
अब आ जाइए दूसरा जो क्वेश्चन है, अपने पास जो दूसरा है, सॉल्यूशन नंबर 2 हम करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, यहां देखिए नंबर ऑफ पीडी क्या होंगे, नंबर ऑफ पीडी क्या होगा, 2 इंटू एन कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो 5 में से एक गया, इधर 2 इंटू क्या हो गया 4 इक्वल टू क्या हो गया 8, तो नंबर ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड इन दिस केस विल बी 8। ठीक है, तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, नाइट्रोजनस बेस और हाइड्रोफोबिक मींस दे आर हेटिंग द वाटर, वो वाटर को क्या करते हैं, दूर हटा, जबकि जब जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है और फास्फेट है, ये क्या करता है, वाटर को लव करता है, वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ऐसे में ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसी कारण से ड्यू टू दिस फैक्ट कि नाइट्रोजनस बेस आर हाइड्रोफोबिक एंड सुगर एंड फॉस्फेट, कौन सा शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, इस कारण से जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वह डीएनए डबल हेलिक्स में इंटीरियर साइड में अलाइन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको अब इरेज कर दें। ये देख लिया, अब हम लोग देखेंगे चार ग्राफ का रूल। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हम शुरू कर रहे हैं, चार ग्राफ का रूल। चार ग्राफ एक बायोकेमिस्ट था, जब डीएनए की बात आई तो डीएनए में उसने क्या किया, ये उसके केमिकल को, उसके बायोकेमिकल्स जितने थे उनके विषय में अध्ययन किया और देखने के बाद एक अपना कंक्लूजन निकाला। उस कंक्लूजन में क्या उसने कहा कि जितने प्यूरिन्स होंगे उतने ही पिरिमिडिन्स भी होंगे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ प्यूरिन विल बी ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन, मीन्स A प्लस G इक्वल टू C प्लस T। देखिए एडेनिन है तो उतना ही थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतने ही साइटोसिन होगा। ठीक है, अब यहां देखिए, लेकिन A और T अगर AT बराबर हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि G और C भी बराबर हो, जितना A और T कोई जरूरी नहीं है। और देखिए A प्लस जी बटा T प्लस C, ये हमेशा, क्योंकि ये इक्वल टू ये इक्वल होता है, जैसा कि हमने बताया, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका रेशियो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। लेकिन A प्लस टी डिवाइडेड बाई G प्लस C विल बी इक्वल टू 1 इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो देखिए A pairs मतलब एडेनिन पेयर्स विथ थाइमीन ऑलवेज थ्रू दी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन विल ऑलवेज पेयर्स विथ C थ्रू ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये चीजें आपने देख लिया। अब इसी के बेस पर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं थोड़ा से टिपिकल है, उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए, एक क्वेश्चन अपने पास है, एक गिवन डीएनए है, उसके पास में क्या है, 20% क्या दिया है, 20% आपका एडेनिन दिया है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सॉल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, अब देखिए आपको पता है
कि ए हमेशा किसके साथ जुड़ता है, टी के साथ जुड़ता है। तो इसका मतलब कि ए और टी एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 20 है तो ए भी क्या होगा, 20 होगा, पक्का है। तो ये दोनों का कितना हो गया, ए प्लस टी बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो टोटल डीएनए में 40 तो एडेनिन और थाइमिन मिलके हो गए, बचे कितने, तो 100 अगर मान लिया जाए उसको, तो 100 में से 40 निकाल दिया जाए तो कितने बचे, 60। अब 60 ये है कौन, अब साइटोसिन जितने होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। तो जाहिर सी बात है जी बराबर सी होता है, क्योंकि जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे, या जितने साइटोसिन होंगे उतने ही ग्वानिन होंगे। ठीक है, तो इस समय अपने पास में G प्लस सी बराबर कितना है, 60 है। और हमें पता है कि G इक्वल टू सी होता है, G इक्वल टू सी होता है। तो क्योंकि जितने ग्वानिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे। सपोज कि G का वैल्यू कितना है, यक्स है, तो C का वैल्यू भी कितना होगा, यक्स होगा, क्योंकि G इक्वल टू सी, जितने C होंगे उतना ही, जितने G होंगे उतना ही C होंगे। तो अपने पास में ये 60 है, तो 2x इक्वल टू 60, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 30%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि साइटोसिन का जो परसेंटेज होगा बेटा वो होगा 30%। ये आपका आंसर होगा। ठीक, और ग्वानिन भी पूछ दे तो वो भी कितना होगा, 30%। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और चारगाफ के रूल को पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे फ्रैंकलिन और विल्किंस ने जो एक्सपेरिमेंट किया था डीएनए के स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए, वो क्रिस्टलोग्राफी करके उन्होंने पता लगाया था। उन्होंने क्या किया था कि टेस्ट ट्यूब में विभिन्न प्रकार की जातियों के डीएनए को लेकर के उस पर एक्सरे रेज पास कराई थी, जिससे उसका चित्र जो है प्राप्त हुआ था विभिन्न प्रकार के डीएनए का, विभिन्न प्रकार की जातियों के डीएनए का। तो वो देखा कि एक निश्चित संरचना मिल रही है, उसी के आधार पर उन्होंने अपने कुछ व्यू दिए उस डीएनए संरचना के विषय में। तो वो व्यू क्या है उसे हम देखेंगे। एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर उन्होंने प्राप्त किया था वो एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा प्राप्त किया था। किसके द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा प्राप्त किया था। तो क्या देखा था कि अब यहां हमें क्या कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डीएनए गिवन बाय द फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, जो उन्होंने क्रिस्टलोग्राफी करके जो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, उसके बाद उन्होंने अपने कुछ व्यू दिए। उस व्यू के आधार पर ये कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट करिए, मैं बता रहा हूं कि इट हैज ए हेलिकल स्ट्रक्चर, मींस डीएनए क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेलिकल होता है। हेलिकल इन द सेंस कि एक एक्सिस के चारों तरफ इस तरह से घुमाव हो, यह है हेलिकल स्ट्रक्चर। फिर कह रहा कि इट इज लॉन्ग एंड थिन विथ यूनिफॉर्म डायमीटर। इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर पूरा लेंथ तक, थ्रू आउट द लेंथ क्या होता है, ये सेम होता है, और दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रहना चाहिए। फिर जो है कह रहा है कि एक हेलिक्स जो है अपना जो एक टर्न कंप्लीट करता है, वो पूरा टर्न कंप्लीट होने में उसकी जो दूरी वो तय करता है, वो तय करता है 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर की दूरी तय करता है, जिसे हम एनसीईआरटी की बुक में जो दिया गया उसे हम एक पिच कहते हैं। मींस वन टर्न इज इक्वल टू वन पिच। तो वन पिच कवर हाउ मच डिस्टेंस, 34 एंगस्ट्रॉम
और 3.4 नैनोमीटर। मींस एक पिच अगर हम बोल दें डीएनए, तो इसका मतलब उसकी लेंथ कितनी है, वो है 34 एंगस्ट्रॉन या फिर 3.4 नैनोमीटर की। फिर ये कहता कि जो दो न्यूक्लियोटाइड हैं, दो न्यूक्लियोटाइड, सपोज दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड एंड दिस इज सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कितनी है, वो है 3.4 एंगस्ट्रॉन की। कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉन की या फिर 0.34 नैनोमीटर की। मतलब ये दो न्यूक्लियोटाइड है आपका, एक ये है एक ये है, इनके बीच की जो डिस्टेंस बता रहा वो क्या बता रहा है, 3.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पिच की जो दूरी है वो है 34 एंगस्ट्रॉन की, और दो न्यूक्लियोटाइड या दो बेस के बीच की जो दूरी है वो 3.4 है। तो इसका मतलब कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी है, 3.4 है। तो कितने बेस हुए, कितने बेस पेयर होंगे 34 एंगस्ट्रॉन में, वो होंगे 10 बेस पेयर। तो 10 बेस पेयर आपको दिया भी हुआ है। कह रहा है कि देयर आर 10 बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स के एक टर्न कंप्लीट होने में या ये एक पिच में कुल कितने बेस पेयर होंगे, वो होंगे 10 बेस पेयर होंगे। ठीक है। A one complete turn of helix is known as also one pitch. That is one pitch. One pitch. तो अब देखिए इस पर सवाल बन सकता है, क्या बन सकता है कि देयर इज 340 एंगस्ट्रॉन और 34 nanometer long DNA. How many pitch will be there? And also find out total number of base pair इन दैट पिच। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा, लेंथ दिया हुआ है, आपको पता है कि 34 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 पिच होता है। क्यों 1 पिच? क्योंकि एक कंप्लीट टर्न जो है वो कितना दूरी कवर करता है, कितना डिस्टेंस होती है, 34 एंगस्ट्रॉन की, और एक कंप्लीट टर्न जो होता है 1 पिच के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि 34 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 1 पिच। ठीक है। तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 34। हमको दिया कितना, लेंथ कितना दिया डीएनए की, ये दिया है 340 एंगस्ट्रॉन दिया है। तो फिर क्या होगा, 1 बाई 34 इंटू 340, तो अपने पास कट गया, कितना आंसर आ गया, 10 पिच आ गया। कितना 10, कितना पिच, 10 पिच। और आपको ये भी पता है कि 1 टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। जब 1 टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं तो 1 टर्न इक्वल टू 1 पिच होता है। तो 1 पिच में तो यहां लगा सकते हैं कि चूंकि 1 पिच में कितने बेस पेयर, 10 बेस पेयर, तो इसलिए कितना 10 पिच आया हुआ है। तो 10 पिच इक्वल टू कितना बेस पेयर होगा, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 बेस पेयर। ये क्या हो गया, आपका टोटल बेस पेयर निकल गया, दूसरा आंसर। और पहला आंसर क्या है, 10 पिच आ गया, ये भी आंसर है। तो यही आपको पूछा था इस सवाल में कि कितने पिच होंगे और कितने बेस पेयर होंगे। तो 10 पिच बनेंगे, किसमें पिच होंगे, 340 एंगस्ट्रॉन में 10 पिच होगा, और 10 पिच में जो बेस पेयर होंगे वो 100 बेस पेयर होंगे। तो थैंक यू गाइस।